बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अक्टूबर का आगाज़ हो गया जुमे के दिन का। आज का दिन बिल्कुल भी अहम नहीं है। आज का दिन इसलिए अहम नहीं है कि गो के आज इमरान खान की साइफ़र केस में ज़मानत का फ़ैसला सुनाया जाना है। आज इमरान खान की क्वेश्चनमेंट जो है FIR जो है साइफ़र केस में उसका फ़ैसला सुनाया जाना है। आज इमरान खान का अटियाला जेल में ट्रायल का बाकायदा आगाज़ होना है। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान का जहाँ पे नाम आए वहाँ पे पता ही होता है कि फ़ैसला क्या होना है, और जहाँ पे नवाज़ शरीफ का आजकल नाम हो तो वहाँ भी पता होता है कि फ़ैसला क्या होना है। तो इसलिए बिल्कुल अहम नहीं है। हर रोज़ एक ही कहानी है, हर रोज़ एक ही चीज़ है, तो इसलिए आज का दिन बिल्कुल अहम नहीं है। गो कि आज इमरान खान के साइफ़र केस में ज़मानत का फ़ैसला जो होना है उस पर मैं आपको बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम क्या समझती है। मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा आप क्या समझते हैं कि क्या होगा इमरान खान की ज़मानत के केस में। जिन्होंने यानी जो इस पूरे केस को देख रहे हैं उनका ये कहना है, पहले मैं उस पर आ जाता हूँ कि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उनके जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। एक से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आज इमरान खान की साइफ़र केस में तो ज़मानत हो जाएगी, लेकिन इमरान खान की जो क्वेश्चनमेंट की दरख्वास्त है वो मुस्तरद हो जाएगी। मैंने कहा कि आप क्यों समझते हैं कि इमरान खान की जो है वो ज़मानत इसके ऊपर हो जाएगी, साइफ़र केस में ज़मानत हो जाएगी। उनका ये कहना है इमरान खान की लीगल टीम का कि वो कहते हैं कि एक सेट पैटर्न है इमरान खान के केसेस में। वो कहते हैं कि जब इमरान खान की लीगल टीम के तौर पर हम इमरान खान का केस दायर करते हैं तो पहले तो एतराज़ लग जाता है। वो कहते हैं एतराज़ के साथ समाअत मुकर्रर होती है एक हफ़्ते बाद या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद। अच्छा, फिर एतराज़ात दूर होते हैं और फिर अगले हफ्ते केस लगाया जाता है। फिर वो कहते हैं कि जब अगले हफ्ते केस लगाया जाता है तो फिर अगले हफ्ते से उनके नोटिस किए जाते हैं उस अगले हफ्ते के। वो कहते हैं उस अगले हफ्ते के जब नोटिस होते हैं तो इमरान खान की लीगल टीम कहती है कि नोटिस के बाद एक समाअत पर हमें सुना जाता है, फिर उससे अगले हफ्ते के लिए प्रोसिक्यूशन को कहा जाता है तुम दलाइल देना। फिर प्रोसिक्यूशन आधे दलाइल देती है, फिर वो एक और तारीख मांग लेती है। वो कहते हैं कि 5 हफ्ते का पूरा एक सर्कल चलाया जाता है और फिर उनका ये कहना है कि जब फ़ैसला महफूज होता है तो फिर वो कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 1 महीना महफूज रहता है और उसके बाद फिर वो फ़ैसला आता है। लेकिन इमरान खान साहब की लीगल टीम ये समझती है और उनका ये कहना है कि साइफ़र केस में इसलिए इमरान खान को ज़मानत दे दी जाएगी कि क्योंकि अगर ज़मानत ना दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तो फिर ये मामला जब इंटर कोर्ट अपील में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो इसके चांसेस मौजूद हैं कि वो ऐसा फ़ैसला वहाँ से आ जाए कि पूरे का पूरा साइफ़र केस ही फ़ारिग हो जाए। इसलिए इस केस को यहीं पे यानी पेंड यहीं पे ख़त्म करने के लिए वो ज़मानत दे देंगे, लेकिन साथ ही इमरान खान साहब की अगले जो है वो उनमें गिरफ़्तारी हो जाएगी और जो क्वेश्चनमेंट वाली है वो कहते हैं वो दरख्वास्त हमारी मुस्तरद हो जाएगी। क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं कि आज जब मैंने वीडियो की थी मैंने कहा था कि इमरान खान का वो ट्रायल रुकवाने वाली दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज है, लेकिन वो उसके बाद फिर फ़ैसला आ गया और इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई हमेशा की तरह। अच्छा, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता था सलमान सफदर साहब का। वो कहते हैं कि पूरा केस गिरद घूम रहा है साइफ़र के और उस पूरे चालान में साइफ़र लगा हुआ ही नहीं है। जब ओरिजिनल साइफ़र लगा हुआ नहीं है, जब साइफ़र का कंटेंट नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि साइफ़र में ये था, इमरान खान ने ये कहा, तो ये तो आप इस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते। तो फिर आप कैसे ये पूरा केस बना रहे हैं। तो अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की आज साइफ़र केस में तो ज़मानत हो जाएगी, लेकिन मसला यह है कि इमरान खान साहब की अगले किसी केस में गिरफ्तारी डाल जाएगी और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो नैब का केस होगा, क्योंकि उसमें 1 माह का जिस्मानी रिमांड है। और उसमें मामला ये है कि इमरान खान साहब जब 5 अगस्त को गिरफ़्तार हुए उसके बाद उनके क्योंकि 150 मुकदमात हैं, उनके 15 से 20 केसेस लगे, तो उनमें जजेज़ ने यह कहकर उनकी ज़मानतें मुस्तरद कर दी और दरख्वास्तें खारिज कर दी कि इमरान खान हमारे सामने पेश नहीं हुए। इमरान खान की लीगल टीम ने कहा कि सर वो आपके सामने पेश हो ही नहीं सकते, वो तो जेल के अंदर हैं, तो आप जेल इंतज़ामिया को वो आपके सामने पेश कर देंगे। जजेज़ ने कहा नहीं, हम उनकी ज़मानतें खारिज करते हैं और अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। अब इससे ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने काफ़ी दिनों बाद ये कहा कि जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि इमरान खान जेल में तो वो तो आ ही नहीं सकते थे, तो हम जो उनकी ज़मानतें खारिज करने के फ़ैसले हैं ATC के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब उनके और कुछ और जजेस के उनके हम फैसले कलअदम कर रहे हैं। दोबारा जाके मेरिट पे ज़मानतों के ऊपर आप दलाइल दें। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो तोशाखाना और जो अलकादर ट्रस्ट केस है ये भी नैब के पास भी चल रहे हैं। तो तोशाखाना वो था ना जो जज हुमायूं दिलावर के पास इलेक्शन कमीशन ने भेजा था, ये वो केस है जो नैब ने इनिशिएट किया हुआ है। तो उस पर तहरीक इंसाफ ने उसको चैलेंज नहीं किया था हाई कोर्ट में, क्योंकि तहरीक इंसाफ उसके लिए गई थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान है, नवाज शरीफ थोड़ी है कि केस फ़ौरन लग जाता, वो ना लगा। अब उससे ये हुआ कि अब ये वाले जो 2 केसेस हैं ना ये पेंडिंग रह गए। अब ये लगे जस्टिस बाबर सत्तार साहब और आमिर फारूक साहब के पास आई थिंक कल या परसों। उसमें यह हुआ कि बाबर सत्तार साहब इसलिए बेंच से अलग हो गए, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ठीक था
बाबर सत्तार साहब ये कहते थे कि जब इमरान खान या कोई भी हो, जब उसको एक केस में गिरफ़्तार किया जाता है तो फिर उसकी तमाम केसेस में गिरफ़्तारी डालनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक केस में गिरफ़्तारी डालें, उसमें उसकी ज़मानत हो, फिर दूसरे में डालें, फिर उसमें हो, फिर तीसरे में डालें, फिर चौथे में डालें, फिर पाँचवें में डालें। जब एक बंदा आपके पास है, यानी रियासत की कस्टडी में है, जेल के अंदर है, तो जिस जिस केस में उसकी तफ्तीश करनी है जाएँ और तफ्तीश करें। वो बंदा वहाँ जेल में वेला बैठा हुआ है ना, वो वहाँ पे कौन सा कोई ऐसा काम कर रहा है कि आप उसकी तफ्तीश नहीं कर सकते। जिस जिसने करना जाके जेल में तफ्तीश करे, उसकी तमाम केसेस में गिरफ्तारी डलेगी। लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ ने के जो वकला हैं इमरान खान साहब की तरफ, उन्होंने ये मांगा हुआ था रिलीफ के उनकी ज़मानतों की दरख्वास्तें आप बहाल करते हैं जो नैब कोर्ट में। तो इस और जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने और इन्होंने आमिर फारूक साहब ने फ़ैसला किया था, तो उस पर बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मेरा इख्तिलाफ़ है उस बेंच के साथ, मैं उस फैसले से इत्तफाक नहीं करता, लिहाजा मैं ख़ुद को बेंच से अलग कर रहा हूँ। इस इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर बाबर सत्तार साहब बेंच से अलग हो गए और ये ऑप्शन था कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम उस वक्त वो दरख्वास्त वापस ले लेती और फिर उन नए ग्राउंड्स के साथ, नए एक इस्तदा के साथ, नई प्रेयर के साथ दायर करती जो बाबर सत्तार साहब कह रहे थे वो दुरुस्त कह रहे थे कि आपको तो ये वो करना चाहिए कि जब एक में गिरफ्तार हो तो सब में गिरफ्तार होना चाहिए। और ये बाबर सत्तार साहब का फ़ैसला भी मौजूद है, तो अदालतों के और भी फ़ैसले मौजूद हैं। तो अब वो मामला चला गया 6 नवंबर तक, क्योंकि 6 नवंबर को तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने आना है। अब आज जब 27 अक्टूबर को फ़ैसला सुना दिया जाएगा कि ज़मानत हो गई है, तो साथ ही इमरान खान साहब की पहले अलकादर में शायद गिरफ्तारी डाल दी जाए, उसके बाद वो कंप्लीट होगी तो फिर उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी उसमें तोशाखाना में, और एक एक माह की जिस्मानी रिमांड होगा। जिस्मानी रिमांड के दौरान जो है वो उनकी ज़मानत अप्लाई नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगा। और फिर आज ही इमरान खान साहब का जेल ट्रायल शुरू हो रहा है और जेल ट्रायल में मैंने किसी से बात की कि मैंने कहा ये तो वो जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 27-28 गवाह हैं, तो ये कैसे इतने गवाह जो हैं 26 से 28 गवाह हैं, तो कैसे इतने गवाह जो हैं वो इतने जल्दी ख़त्म होंगे। तो वो अब ये इतलात हैं कि बहुत से गवाह जो हैं वो ड्रॉप कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का यही ख्याल है कि इसमें सज़ा सुनानी है। गवाह 1 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए अब प्रोसिक्यूशन जो है, FIA जो है वो ज़्यादा गवाह पेश नहीं करेगी। ज़्यादा गवाह पेश करेंगे तो फिर नया वो उसकी जिरा होगी, लंबा होगा। इसलिए वो चंद गवाह पेश करके, और फ़ैसला तो वही है जो अभी से सबको पता है कि फ़ैसला क्या आना है, इसलिए गवाह जो हैं वो चंद एक पेश किए जाएंगे। तो ये अब आज का मामला है, यानी आज 27 अक्टूबर को जेल में इमरान खान का ट्रायल होना है। और इमरान खान के साइफ़र केस में कौन कौन सी चीज़ें पेंडिंग हैं? उनकी ज़मानत पेंडिंग है, उनकी क्वेश्चनमेंट पेंडिंग है कि FIR का लदम कर दें, जेल में ट्रायल के हवाले से उनकी इंटर कोर्ट अपील पेंडिंग है, उनके वो जो और बहुत से कुछ 6-7 अभी तक भी केसेस पेंडिंग हैं इमरान खान साहब के इसके हवाले से, तोशाखाना के इसके साइफ़र केस के हवाले से। और आज का मैं आपको एक चीज़ और जो है वो बता दूं कि आज जो है वो जो समाअत हुई उसमें क्या कुछ हुआ। मियां नवाज शरीफ की ओवरऑल तो हमने बात कर ली थी, लेकिन आज की समाअत में जो है वो क्या हुआ उस पर हम बात कर लेते हैं। आज की जो समाअत थी वो टोटल, यानी समाअत शुरू होने से लेके फ़ैसला आने तक टोटल 85 मिनट लगे। 85 मिनट्स में मियां नवाज शरीफ की अपीलें बहाल हुई। ये इसमें वो फ़ैसला, ये वो टाइम शुमार है जिसमें फ़ैसला जो है वो महफूज रहा। 3:15 बजे नवाज शरीफ कमर अदालत में पहुँचे। 3:22 पर समाअत का आगाज़ हुआ। 4:12 पर फ़ैसला महफूज हुआ और फिर तकरीबन आबिद अली रईन साहब के मुताबिक 4:40 पर वो फ़ैसला सुनाया गया, यानी तकरीबन उनके मुताबिक 28 मिनट हैं। मैंने जो उस वक्त नोट किया, मेरा क्योंकि वो था कि 36 मिनट फ़ैसला जो है वो महफूज रहा, लेकिन आबिद अली रईन साहब ज़्यादा, क्योंकि उनका था कि 28 मिनट महफूज रहा। और फिर फ़ैसला सुना दिया गया और उन्होंने जो है वो उन्होंने अपीलें जो है वो बहाल कर दी हैं, आमिर फारूक साहब ने भी और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने भी। अच्छा, समाअत का आगाज़ हुआ तो नवाज शरीफ की जानिब से अमजद परवेज़ एडवोकेट, इलेक्शन कमीशन के जो वकील है इमरान खान के ख़िलाफ़, अवाम के टैक्स के पैसों से उनको दी जा रही है फ़ीस, अमजद परवेज़ साहब नवाज शरीफ की तरफ से और आज़म रिज़वान साहब, जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी प्रोसिक्यूशन टीम के हमरा जो हैं वो रोस्टम पर पहुँच गए। नून लीगी वकला की बात करने से पहले प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद एहतशाम कादिर रोस्टम पर आए और अदालती हुक्म पर नैब का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ उस सूरत में है जब फ़ैसला ना सुनाया गया हो। हमने दोनों अपीलों के हक़ाइक़ और कानून का मुताला किया है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि पहले एवनफील्ड केस से मुतालिक बताना चाहता हूँ, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इन दोनों नैब रेफरेंसेस पर फ़ैसला सुनाया तो उसके ख़िलाफ़ अपीलें इस्लामाबाद कोर्ट में दायर की गई एवनफील्ड के ख़िलाफ़। ये रेफरेंसेस वापस लेने की गुंजाइश ट्रायल के दौरान मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर फ़ैसले के ख़िलाफ़
अपील समाअत के लिए मंजूर हो जाए तो केस वापस नहीं हो सकता। यानी वो कह रहे हैं कि मतलब क्या कानून है पाकिस्तान का, वापस लें, यहाँ पे नए नए कानून बन रहे हैं। ये कहाँ पे कानून में मौजूद है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़े को इस तरह से उसकी आप हिफाजत ज़मानतें दे देंगे? तो पहले कौन सा पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है? तो आप अपीलें वापस लें, ख़त्म करें। अजीब व गरीब ड्रामा लगाया हुआ है, अवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया हो रहा है, इतनी पुलिस लगाते हैं, इतनी गाड़ी उनके साथ लगी हुई हैं, इतना प्रोटोकॉल लगा हुआ है। अभी से वज़ीर-ए-आज़म वाला आपने प्रोटोकॉल दिया हुआ है तो ठीक है, बात ख़त्म करें। उनको वज़ीर-ए-आज़म आपने बना दिया है, अभी से केसेस एक दिन में ख़त्म करें और इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा एक ऐलान करवाएं और वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर उनको बैठा दें, बात ख़त्म करें। क्या एक 80-90 अरब रुपया इलेक्शन पे लगेगा, पता नहीं कितना और पैसा लगेगा। 80-90 अरब तो सरकार का लगेगा, जो उम्मीदवारों को लगेगा वो अलग है। पता नहीं क्या कुछ होगा, कितनी जानें चली जाएंगी। इस बार बड़ा खूनी इलेक्शन होने तो इतनी जानें चली जाएंगी, पता नहीं क्या कुछ होगा। तो जब तय हो गया कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं तो आप बिठा दें उनको, क्या ज़रूरत है ये सारा तमाशा करने की। उसके बाद वो कहते हैं कि अपील समाअत के लिए मंजूर हो जाए तो केस वापस नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि अगर आला अदालत में अपील दायर हो जाए तो उसका फ़ैसला करना होता है, अदम पैरवी पर भी खारिज नहीं हो सकती। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि अगर ये अदालत नवाज शरीफ की अपीलों को बहाल करेगी तो फिर उन्हें मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करना होगा। मीडिया पर चला कि शायद नैब ने सरेंडर कर दिया, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। एवनफील्ड रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT भी कायम की गई थी और अदालती फैसला आने के बाद चेयरमैन नैब की मंजूरी से रेफरेंस दायर किए गए थे। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है कि वो आला मेयार की प्रोसिक्यूशन करे और प्रोसिक्यूटर की ये जिम्मेदारी भी है कि अगर कोई शहादत मुल्ज़िम के हक़ में जाए तो उसे भी ना छुपाए। बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल मैं कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब को एडवाइस देने का पाबंद हूँ। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का कहना था कि प्रोसिक्यूटर ने रियासत के मफाद को देखने के साथ साथ इंसाफ की फरहमी भी देखनी होती है। मतलब वो कह रहे हैं ठीक है, रियासत का मफाद है, जिस रियासत से मैं टैक्स लेता हूँ, लेकिन अगर नवाज शरीफ के हक़ में कुछ चीज़ आ रही है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बताऊँ कि नवाज शरीफ के हक़ में जा रही है। और इस वक्त क्योंकि सारी चीज़ें, हवाएँ, फ़िज़ाएँ, आइन, कानून, कायदे, ज़ाब्ते, सब चीज़ें नवाज शरीफ के हक़ में जा रही हैं, तो इसलिए उनका फ़र्ज़ है प्रोसिक्यूटर साहब का कि वो नवाज शरीफ के हक़ में बयान दें। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस अदालत में नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेर समाअत थी जो उनकी अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की गई। इस अदालत ने अपने फैसले में ऑब्ज़र्व किया था कि जब इश्तिहारी सरेंडर करे उसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर को मुल्ज़िम के लिए मुतसिब नहीं होना चाहिए। चेयरमैन नैब और मैं बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल मुतफ़िक हैं, हमें नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि अगर इश्तिहारी ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो उनकी अपील बहाल होनी चाहिए। यानी वो बार बार मान रहे हैं कि इश्तिहारी है, फरारी है, मफरूर है, भगोड़ा है, मुजरिम है, ये बात मान रहे हैं नैब वाले भी, लेकिन हमारे दिल के करीब है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमने आपको कहा था कि आप इस मुतालिक मज़ीद गौर भी करें। प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना था कि अगर अपीलें बहाल होंगी तो हम उस पर दलाइल देंगे। इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सवाल उठाया कि क्या आप एहतसाब अदालत के फैसले के हक़ में दलाइल देंगे। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी हमारे सामने अपील नहीं है, सिर्फ बहाली की दरख्वास्तें हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि पहले मरले में हम अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं करेंगे। अपीलें बहाल होगी तो फिर शवाहिद का जायज़ा लेकर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के दलाइल ख़त्म हुए तो दरख्वास्त गुजार मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि जब सज़ा मुअत्तल हुई तो इस अदालत ने हर किसी के रोल को वाज़ेह किया था। मरीम नवाज़ की एवनफील्ड से बरियत के फैसले में अदालत ने हर मामला वाज़ेह कर दिया है। अदालत ने कहा है कि नैब को 12 मौके दिए गए मगर 3 मरतबा वकला को तब्दील किया गया। अदालत ने फैसले में लिखा कि नैब नवाज शरीफ का किरदार भी साबित करने में नाकाम रहा और अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा है। नवाज शरीफ के वकील आज़म नज़ीर तारर ने दलाइल देते हुए कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल एवनफील्ड में शरीक मुल्ज़मान की बरियत का फैसला देख लें तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि नैब ने अभी तक शरीक मुल्ज़मान की बरियत का फैसला जारी नहीं किया। मरीम नवाज़ की हद तक अदालत को बताया गया था कि जब फ्लैट्स खरीदे गए तो मरीम नवाज़ की उम्र तकरीबन 18 साल थी। वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि अदालत ने जब सज़ा मुअत्तल की तो उस वक्त तमाम मुल्ज़मान के किरदार को अलग अलग बयान किया गया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि नवाज शरीफ के किरदार को डिस्कस किए बगैर अपीलों पर फैसला नहीं हो सकता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि JIT नैब नहीं थी। आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि अपने 30 साल करियर में कभी नहीं देखा कि मुल्ज़िम के सरेंडर करने के बाद अपील बहाल ना हुई हो। आज़म नज़ीर तारर ने अपीलें बहाल करने से मुतालिक आला अदालतों के फैसले पढ़कर सुनाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने मरीम नवाज़ को लड़की करार देते हुए कहा कि जहाँ तक गर्ल का मामला है उसका केस में किरदार नहीं बनता था। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने, वैसे ये बड़ा कम्प्लीमेंट होता है ख़वातीन के लिए जिनकी मतलब जो
नवासियों नवासों वाली हो खातून, और उसको जब गर्ल कहा जाए तो ये उसके लिए बड़ा कम्प्लीमेंट होता है। वो बड़ा इसको खुश होती हैं ख़वातीन जब उनको कहा जाए कि आप बड़ी कम उम्र लग रही हैं और ये वो सर। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने जिस लम्हे सरेंडर किया उसने ख़ुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ दिया है। यानी नवाज शरीफ ने क्योंकि ख़ुद को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया तो आप रहम करम पर छोड़ दिया। हालांकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि सरेंडर उन्होंने अदालत के सामने करना ही नहीं था, उन्होंने तो जेल जाना था, वो जेल में थे, जेल से भागे थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहते हैं। नया प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि पहले ही बता चुका हूँ कि बिल्कुल भी नहीं। नवाज शरीफ के वकील ने एवन फील्ड रेफरेंस में ज़मानत बहाली से मुतल्लिक अदालती फैसले पेश किए। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि रिमार्क्स में कहा कि आपको क्या खदशा है, नैब तो नवाज शरीफ को गिरफ्तार ही नहीं करना चाहता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नैब को नवाज शरीफ की अपीलें बहाल होने पर कोई एतराज़ नहीं, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि हमें अपीलें बहाल होने पर कोई एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से इस्तफसार किया कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने वाज़ेह बताया कि हम पहले भी बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अदालत के किसी फैसले में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अदालत नवाज शरीफ से नए ज़मानती मुचलके तलब कर सकती है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने ये जो है वो जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि प्रोसिक्यूटर नैब ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर प्रोसिक्यूटर नैब को मुखातिब करते हुए कहा कि आपसे बतौर अदालती मुआविन पूछ रहे हैं कि अपील बहाल हुई तो ज़मानत का स्टेटस क्या होगा। उस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि अदालत अपील को निंदा से दोबारा ज़मानती मुचलके ले। दोनों अफ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल हुए तो अदालत ने फैसला महफूज कर दिया। इस मौके पर जो है वो जजेस उठकर गए और 4:12 पर उठ के जाने वाला बेंच 4:40 पर जो है वो उन्होंने अदालती अमला आया और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल की जाती हैं, और उन्होंने कहा कि और इस तरह से ज़ाहिर है फिर उनकी गिरफ़्तारी भी रुक गई और सारी चीज़ें। तो ये जनाब सारे मामलात हैं मियाँ साहब के। तो इंसाफ ना सिर्फ होता है बल्कि होना चाहिए, बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, और आपको इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।